अब तक आपने सुना कि वृंदा के घर वाले वृंदा को मुंबई भेज रहे थे, लेकिन वृंदा के दिमाग में कई सारी बातें घर कर चुकी थी। जो भी उसने सुना था अपनी माँ को कहते जब वो रसोई में उसके पिता से कह रही थी। तो चलिए 5वें एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृंदा के साथ आगे क्या हुआ। लेकिन इसके पहले अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आपको इस रचना की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। वृंदा का दिमाग अपनी माँ की बातें सुन कुछ और ही खिचड़ी पका रहा था। वो समझ चुकी थी कि इस घर में अब उसकी कोई वापसी नहीं है। ये शहर उसे छूटने वाला है। पूरे रास्ते उसके पिताजी ने एक भी बात नहीं कही। वो अब भोपाल जंक्शन पर थी और मुंबई जाने की ट्रेन की घोषणा हो चुकी थी। अपने पिताजी की नज़र बचा वो उनसे अलग हो गई। मुंबई ट्रेन में अकेले सफ़र के लिए, अपनी ज़िंदगी के सफ़र में अकेले चलने के लिए। उसके पिताजी ने वृंदा को बहुत खोजा और अंत में गाड़ी निकल पड़ी वृंदा को लिए एक नए सफ़र और एक नए मंजिल की ओर। और उसके पिताजी अकेले ही स्टेशन पर खड़े रह गए। रेल के बाथरूम के बाहर दरवाजे के एक कोने में बैठ वृंदा रोते रही। उसका शहर उसे छूट रहा था। अपनी किस गलती की वजह से वो ये रास्ता चुनी, अभी भी वो इससे अनजान थी। दिल में अगर था तो बस एक कड़वाहट जो उसने अपनी माँ को कहते सुना था। वो जो समझी वो इतना ही था कि अब उसके परिवार और इस शहर से उसका नामो निशान मिट जाएगा। वृंदा निकल तो गई एक नए सफ़र में बिना कुछ सामान और पैसे लिए। जिसके आगे क्या होगा उसके साथ इस बात से अनजान थी। वो रह रहकर अपने आंसू पोंछते हुए आंखों के पानी को अपनी फ्रॉक पर पोंछते रही। जब उसके आंसू सूखने लगे तब भूख सताने लगी उसे। बहुत देर तक अपने पेट को दबाए चलती रेल के नल से पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करती रही। खुद एक कोने में पड़ी रही और सो गई। सुबह ट्रेन के डिब्बे के भीड़ से उसकी नींद खुली। अपने आसपास देखने लगी वो कि कहीं से अगर उसे कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन सभी अपने अपने में व्यस्त थे। किसी ने भी वृंदा की तरफ नहीं देखा। सबको खाते देख वृंदा की भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन किसी से मांगकर खाना तो वृंदा ने सीखा ही नहीं था। और कुछ घंटों में भूख की वजह से रोते हुए वो कब बेहोश हो गई उसे पता भी नहीं चला। जब उसे होश आया तो अपने सामने ऐसे चेहरे को देख वृंदा डर गई। उनकी आवाज़ों और तालियों की गूंज सुन वो सिहर उठी। उन्हीं में से एक औरत ने उसे कुछ बिस्किट और नमकीन खाने को दिया और वृंदा झट से उसे लेकर खाने लगी। जब वृंदा थोड़ी राहत महसूस करने लगी तो उस औरत ने वृंदा से पूछा, कहाँ की हो? अकेली हो क्या? देखने से तो लग रहा है कि घर से भागी हुई हो। वृंदा जो अभी थोड़ी सहज हो चुकी थी अपनी भूख को मिटाकर, लेकिन उनके प्रश्न सुनकर वो चुप रही। तभी एक दूसरे किन्नर ने पूछा, सुनाई नहीं दे रही है क्या तुमको? यमुना दीदी कुछ पूछ रही हैं तुमसे। उसके इस व्यवहार से वृंदा डरते हुए बोली, जी भोपाल की हूँ। तभी वो किन्नर जिसने वृंदा को खाने को दिया था वो बोली, मैं यमुना हूँ, क्या नाम है तेरा? वृंदा ने अपना नाम उससे बता दिया। फिर यमुना बोली, घर से काय को भागी तू? वृंदा ने अपने साथ होने वाली सभी घटना को यमुना को बता दिया। उसकी बात सुनकर यमुना ने दूसरे किन्नर की तरफ इशारा किया और उसे बाथरूम ले जाने को कहा और बाहर निकलकर उन दोनों में इशारों में बात हुई। फिर यमुना बोली, वृंदा तू अब हमारे साथ रहना, आज से तू मुझे ही अपनी माँ समझ। वृंदा को समझ नहीं आया कि सब इशारों में क्या बातें कर रहे थे। क्यों यमुना ने कहा कि वो अब इन सब के बीच रहेगी? क्यों यमुना को अब वो अपनी माँ कहेगी? इन सब से अनजान तो थी वृंदा। वर्तमान में मैं बड़े ध्यान से वृंदा की बातें सुन रही थी। तभी अर्नव ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार कब से बुला रहा हूँ तुम्हें, चाय पियोगे क्या? मैंने वृंदा की तरफ देखा तो वो उस बच्चे को लेकर जाने के लिए उठी और मेरा मन वृंदा को जाने नहीं देना चाहता था। पहली बार मैं वृंदा को बोली, दीदी आप बैठो ना और चाय पियो। मैंने अर्नव को इशारा कर वृंदा के लिए भी चाय देने को कहा। जब तक चाय वाला चाय देने में लगा
मैंने आर्यन के कपड़े निकालकर उस बच्ची को पहना दिए, जिसमें मेरी सहायता वृंदा ने भी की। फिर हग्गिस निकाली और उस बच्ची को पहना दिया। अच्छे कपड़े में वो बच्ची पूरा चांद का टुकड़ा लग रही थी। मैं और वृंदा उसकी तरफ देखते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। सच में अब मेरे दूध पिलाने से उसके साथ एक ममता लिए मैं भी जुड़ने लगी थी। तब तक चाय भी आ गई। मेरे मन में और भी जिज्ञासा थी वृंदा की कहानी को सुनने की, और मैं फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, दीदी फिर क्या हुआ? तुम्हें कहाँ ले गए वो लोग? दीदी मुझे तो पता था कि ये जन्मजात होती है, और आपको तो उस उम्र में जाकर। मैं चुप हो गई। मेरे पास कई प्रश्न थे और जवाब के इंतज़ार में मैं वृंदा की तरफ देख रही थी। वृंदा ने एक झूठी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और अर्नव के हाथ से चाय लेते हुए बोली, मैं तो खुद अनजान थी कि अचानक मुझे ऐसा क्या हो गया। क्यों मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकती? बहुत सारे प्रश्न थे कनक मेरे पास भी, जो मैं खुद के साथ लेकर चली थी। अपने माँ बाप को छोड़ने का फैसला मेरा ठीक था कि नहीं, ये मैं तब नहीं जानती थी। मेरा ये जल्दबाजी का फैसला कहीं मुझ पर भारी न पड़ जाए, ये सोचकर मैं घबराई भी थी बहुत बार। माँ के मुंह से ये सुनने के बाद कि उस घर में उसकी मौजूदगी से ज़्यादा समाज के नियम कानून अहमियत रखते हैं, और मेरे कारण मेरे भाई और मेरे माँ बाप को समाज की बातें सुननी पड़ेगी, तो उस नादानी पर जो भी मुझे समझ आया मैं वो कर गई। घर से पहली बार निकली थी मैं, वो भी अपने माँ बाप के बिना। अजीब इत्तेफाक हुआ था मेरे साथ कनक। मैं जब छोटी थी तो अक्सर माँ को बोलती थी कि माँ मुझे समंदर देखना है, क्योंकि मेरी बचपन की एक सहेली ने मुंबई के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया था। वो अपने फैमिली के साथ घूम कर आई थी मुंबई, तो बस मुंबई की ही बातें सुनने को मिलती थी मुझे। वहाँ के समंदर की बातें, आसमान और समंदर के मिलन की बातें मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी वो मुंबई शहर की तामझाम के जिक्र किया करती थी। बचपन से मुंबई देखने का सपना भी मैं देखने लगी थी। मैं कब समंदर के किनारे खड़ी होकर समंदर और नीले आकाश को एक होते देखूंगी, ये मैं सोचती थी। लेकिन जिस मुंबई की मैं सपने देखती थी, वही मुंबई मुझे क्या पहचान देगी, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। जिस मुंबई को घूमना चाहती थी, उसकी यादों को समेटना चाहती थी, उसी मुंबई ने मुझे सड़कों पर घुमा दिया। उस उम्र में किन्नर शब्द से अनजान थी मैं। एक इंसान और किन्नर में क्या फ़र्क होता है, तभी समझने की शक्ति नहीं थी मुझे। लेकिन धीरे धीरे इस शहर से सब समझने लगी। वृंदा फिर चाय की चुस्की लेते हुए बोली, मुंबई चली गई मैं यमुना के साथ। मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। कुछ तारे की ऊंचाइयां छू लेते हैं तो कुछ का नामो निशान मिट जाता है वहाँ। मुझे पता नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी तकदीर में क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात फिर से आपके साथ होगी, लेकिन तब तक इंतज़ार आपका और मेरा है। धन्यवाद।